Hello everyone and welcome back to my playlist of Anatomy of Head and Neck, and today we are going to do chapter number 13 from BDC Chaurasia volume 3, which is about the contents of the orbit. देखिए ऑर्बिट बेसिकली बोनी कैविटीज हैं which are present in the skull. So if this for example is the nose and we have a cavity here and we have a cavity here, so इसके अंदर होता क्या है, there are eyeballs and these eyeballs move up and down here and there, और ये कहलाते हैं contents of the orbit. और ये जो cavity है, इस cavity को हम क्या नाम देते हैं, orbit. So orbit is basically the cavity which is present in the skull to harvest the eyes. इसमें eyes हैं और उस cavity को हम कहते हैं orbit. अब obviously ये eyes यहाँ पे अकेले तो नहीं होंगी. There will be associated nerves with the eyeball. There will be associated blood vessels with the eyeball. There will be associated muscles. There will be veins, lymphatics. तो ये सारी चीजें कहलाते हैं contents of the orbit. Okay. So the orbits are bony cavities lodging the eyeballs. So इनमें eyeballs हैं. There are also muscles, nerves, blood vessels and nerves. 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स हैं. उसमें से देखें क्रेनियल नर्व सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो ये 1 2 3 4 5 12 में से 5 क्रेनियल नर्व्स जो हैं दे आर अमंग्स द कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट. तो ऑर्बिट काफी बिजी स्ट्रक्चर है बेसिकली और काफी इंपॉर्टेंट भी. अब ऑर्बिट है क्या? दे आर pyramidal cavities situated one on each side on the root of the nose. ये मैंने आपको बताया ना कि नोज यहां पर मौजूद है, तो एक कैविटी इधर है, एक कैविटी इधर है, और इनमें बेसिकली आईबॉल्स हैं और आईबॉल्स के साथ देयर आर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. तो अगर कंटेंट्स की बात करें कि ऑर्बिट में क्या क्या कंटेंट्स हैं, ऑब्वियसली आईबॉल है विच इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 19 सेपरेटली. तो इस वीडियो में डिटेल्स ऑफ आईबॉल हम नहीं डिस्कस करेंगे. Then they are very important fascia for the support of the contents of the orbit. Then we have important muscles, particularly extraocular muscles इस वीडियो में मुझे डिस्कस करने हैं, जिसकी मूवमेंट अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगती है, याद भी नहीं होती. बट विल टॉक अबाउट दैम, काफ़ी आसान करके उनको पढ़ेंगे ताकि ईजिली बात समझ में आ जाए. देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी वेसल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेसल्स में वी नीड टू टॉक अबाउट कि आर्टरी कौन सी है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स, lymphatics. So very interesting discussion about the blood vessels in the orbit. Then we'll talk about the nerves. जो cranial nerves हैं उस पर ऑलरेडी मैंने अलग से न्यूरोएनाटमी में वीडियो बना रखी है, तो डिटेल्ड नर्व्स हम डिस्कस करेंगे. न्यूरोएनाटमी में कर चुके हैं एक्चुअली, आप वो वीडियो देख सकते हैं. बट हियर विल टॉक अबाउट कौन कौन सी नर्व्स गुजरती हैं ऑर्बिट में से. लैक्रिमल ग्लैंड भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, एंड देयर इज ऑल्सो ऑर्बिटल फैट. सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स ऑफ द ऑर्बिट. एंड ये जितने भी कंटेंट्स हैं, ये एग्जाम में स्ट्रेट अवे सवाल भी आता है कि राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट. तो आपको पता होना चाहिए ऑर्बिट में है क्या क्या. इट्स इजी टू रिमेंबर. ये एक हाइपोथेटिकल सी हेडिंग इस तरह से है कि ये बहुत हाई यील्ड नहीं है. देखें आपका जो आई बॉल है उसका अपना एक एक्सिस है जिसको हम विजुअल एक्सिस कहते हैं. फ्रंट ऑफ द आई से लेके एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड तक, दिस इज कॉल्ड विजुअल एक्सिस. और फिर एक एक्सिस है आपकी ऑर्बिटल कैविटी का, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी टू द बैक ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, जो ऑप्टिक कैनाल है उसका अपना एक एक्सिस है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल एक्सिस. आई बॉल थोड़ा सा टिल्टेड होता है 20-25 डिग्रीज. तो बात यहां पर ये हो रही है कि जो विजुअल एक्सिस है वो ऑर्बिटल एक्सिस से डिफरेंट है. दे आर नॉट इन लाइन विद ईच अदर. देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 20-25 डिग्रीज. सो दैट इज नॉट समथिंग वेरी हाई यील्ड. बट फेशिया इज इंपॉर्टेंट. देखें आपकी पूरी बॉडी में जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है कि देयर इज ऑब्वियसली हर कंपार्टमेंट में, लोअर लिम्ब की बात करें, अपर लिम्ब की बात करें, देयर इज अ स्किन, देन देयर इज सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया. तो फेशिया का काम क्या होता है बेसिकली? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सराउंडिंग एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स. बिल्कुल ऐसे ही आई का जो या ऑर्बिट का जो फेशिया है, विच इज बाय द वे नोन एज ऑर्बिटल फेशिया, या इसका दूसरा नाम है पेरी ऑर्बिटा. आइदर यू कॉल इट ऑर्बिटल फेशिया और पेरी ऑर्बिटा. तो ये जो फेशिया है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आई को सपोर्ट कैसे मिल रही है. और कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है पुली. पुली मालूम है क्या होता है? पुली का मतलब ये होता है कि वो पुराने ज़माने में एक गांव में कुएं वगैरह होते थे, ऊपर यहाँ एक पुली होती थी जिसमें से एक रस्सी यहाँ बंदे के हाथ में होती थी, और ये बंदा खड़ा हुआ है, इसके हाथ में रस्सी है, और रस्सी का दूसरा एंड जा रहा होता था एक बाल्टी के साथ कुएं के अंदर पानी भर के. तो ये वाला जो चीज़ है जिसके इर्द गिर्द ये रस्सी घूमती है, इसको नाम देते हैं पुली. नाउ ये पुली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर अटैच टू द पुली. तो हमारे ये जो डीप फेशिया है ना, हम देखेंगे कि ये पुली का भी रोल अदा कर रहा है. कुछ मसल्स इसमें से गुजरते हैं, वो मसल काम ही नहीं कर सकेंगे अगर ये डीप फेशिया, ये ऑर्बिटल फेशिया नहीं होगा. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फेशिया. फेशिया पेरियोस्टियम की तरह है जो ऑर्बिट की बोन है उसके साथ अटैच्ड होता है. ऑल्दो ये लूजली अटैच होता है, यानी इट ऑल्सो डिटैचेज ऑफ वेरी इजिली.
posteriorly it gets blended with the fascia of the optic nerve and anteriorly it blends with the periosteum, bony covering के साथ blend हो जाता है. So due to loose connection to the bone it can be easily stripped. Posteriorly it is continuous with the dura mater optic nerve के साथ and anteriorly it is continuous with the periosteum lining the orbital margin. अच्छा, ये जो फेशिया है इंफीरियरली इसकी कंप्लीट कवरिंग नहीं है. सो इफ यू लुक एट द फेशिया, ऑर्बिटल फेशिया ये चल रहा है, यहाँ आके ये टर्न हो गया और फिर ये ऑर्बिटल फेशिया है. सो ये बीच में गैप है. दिस गैप इज ओवर द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर. और अगर ये मसल ना होता, ये ब्रिज किया हुआ है, इसको मसल है, इस मसल का नाम है ऑर्बिटालिस मसल. अगर ये मसल ना होता तो ये डीप फेशिया इसको गैप को कवर नहीं कर रहा. सो इस गैप को कवर करने के लिए देयर इज अ मसल देयर. सो देयर इज अ गैप बिटवीन द पेरिऑर्बिटा बोले तो ऑर्बिटल फेशिया over the inferior orbital fissure. This gap is bridged by a muscle and that muscle is known as orbitalis muscle. ठीक है. अब जो ये फेशिया है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए. At the upper end and the lower margin of the orbit, the fascia sends off flap-like continuations into the eyelids. Eyelid के support के लिए, and these are called orbital septum. So if you see here, ये आई बॉल है, ये फ्रंट ऑफ द आई है और ये बैक ऑफ द आई होगा एंड दिस इज द ऑर्बिटल फेशिया. और एंटीरियर साइड पे ये एक ऐसे स्लिट, एक ये देखिए स्लिप पूरी निकल रही है, यहाँ इंफीरियरली भी एक स्लिप निकल रही है और यहाँ पे आईलिड्स होंगी ना. दिस विल बी द अपर आईलिड, दिस विल बी द लोअर आईलिड और उस आईलिड को एक सपोर्टिंग फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है ये ऑर्बिटल सेप्टम, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रांच फ्रॉम द ऑर्बिटल फेशिया. तो ये एक स्पेशल आपको ये इसका ब्रांच याद रखनी है या स्पेशल इसकी आप कह लें कि ऑफ शूट याद रखनी है, विच इज नोन एज ऑर्बिटल सेप्टम. देन द प्रोसेस a process of the fascia holds the fibrous pulley of the tendon of the superior oblique muscles. Very important. किसी एक डायग्राम में मैं भी यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ इतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा. जब हम वो मसल डिस्कस करेंगे ना, ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल, तब हम बात करेंगे कि ये जो फेशिया है ये नोज के लेटरल साइड पे और ऑर्बिट के, यहाँ पे ऑर्बिट होगा तो उसके मीडियल साइड पे ये इस तरह से एक पुली बना देता है. इस पुली के अराउंड हैंग करता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल और वो आईबॉल पे फिर आके अटैच होता है. सो ये सुपीरियर ऑब्लिक का मसल यूटिलाइजेस दिस फेशिया एज अ पुली. और अगर ये नहीं होगा तो सुपीरियर ऑब्लिक का सारा फंक्शन नहीं हो सकता. ठीक है. Another process forms the lacrimal fascia which bridges the lacrimal groove. So you can see perhaps in this diagram, let me see, ये है fascia जो चल रहा है, orbital fascia. This is all the orbital fascia and here it is, lacrimal sac को cover करता हुआ. So this is making the lacrimal fascia. और ये मैंने आपको बताया था कि जो पूरा फेशिया है, हर फेशिया का काम होता है टू गिव सपोर्ट टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर. टू यू सी हियर इट इज गिविंग ऑर्बिटल सेप्टम टू सपोर्ट द आईलिड्स. इट इज बिहेविंग लाइक अ पुली फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल. इट इज फॉर्मिंग लैक्रिमल फेशिया टू सपोर्ट द लैक्रिमल ग्लैंड. और फिर अब एक दो और भी शीट्स हैं जो मुझे डिस्कस करनी है. फेशियल शीथ ऑफ द आईबॉल और द बल्बार फेशिया. नाउ दैट वाज ऑल द ऑर्बिटल फेशिया. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द bulbar fascia. The first terminology that you need to understand is the Tennant's capsule. It forms a thin, loose, membranous sheath around the eyeball. So this orbital fascia was around the bony margin. तो ये peripheral type की चीज है. But ये जो fascia है, which is surrounding the eyeball, this is then known as the bulbar fascia, eyeball fascia. Okay? और जो immediately eye के around fascia है, that is called Tennant's capsule. It extends from the optic nerve to the sclerocorneal junction. So from the optic nerve, you see this is going to the sclerocornea. ये cornea है, ये sclera का junction, यहाँ पे ये end हो रहा है. It is completely covering the eyeball और इसकी वजह से eye की जो movement है वो easily होती है. Okay? Now, the sheath, which means the eyeball की sheath, is pierced by tendons of various extraocular muscle and the ciliary vessels and nerves. So obviously ये जो fascia है ये completely इस तरह कवर नहीं करता कि कोई भी चीज इसमें enter eyeball तक muscles ने भी जाना है. अभी हम पढ़ेंगे superior rectus, inferior rectus, lateral medial recti, वो सारों ने attach होना है इस जगह पर. So they will pierce this fascia. Blood vessels will pierce this fascia. So this fascia will be pierced by important structures. The sheath also gives off a number of expansion. For example, the tubular
shoulder sheath, the medial check ligament. It's a strong triangular expansion and of the rectus muscle and it's attached to the lacrimal bone. So you see on the medial side we have a medial check ligament. On the lateral side we have a lateral check ligament. These are triangular expansions of the eyeball fascia, the bulbar fascia. So if you look at the arrangement, everything is in place to support the structures of the orbital cavity. So जैसे medial check ligament था for the medial rectus muscle, there is a lateral check ligament for lateral rectus muscle. And then the lower part of the Tennant's capsule. Remember, Tennant capsule is the capsule around, it is the fascia around the eyeball. The lower part of the Tennant capsule is thickened and named as suspensory ligament of the eye or the suspensory ligament of the Lockwood. Fancy name, if you can remember. It is expanded in the center and narrow at its extremities and is slung like hammock below the eyeball. It is formed by the union of the margins of the sheaths of the inferior rectus. So this detail you can ignore, but let me show you what we are talking about. That's the suspensory ligament. So देख रहे हैं कितना heavy structure है, which is also holding a few muscles in there. All this is suspensory ligament. और ये suspensory ligament किसकी extension है? This is the extension of this beautiful bulbar fascia. So ये जो Tennant's capsule है, bulbar fascia, it forms this thickened suspensory ligament again for the support of the eye. And also here you see very nicely, this is the eyeball. You see this is a good diagram as well. This is the eyeball. Eyeball के इर्द गिर्द जो fascia है, that is called Tennant capsule. Tennant capsule और eyeball के बीच में जो space है, that is called episcleral space. इसका importance है episcleral space का. इसमें eyeball move करता है. eyeball ऊपर नीचे ये सारी movements होती है ना eyeball की. इसको space चाहिए. So between the fascia and the eyeball there is episcleral space. फिर आप देखें medial side पे there is medial check ligament, medial rectus muscle, lateral check ligament, lateral rectus muscle, and then inferiorly there is a very strong expansion of the Tennant capsule, and this is known as suspensory ligament of the eye. So everything is there to support the eye and orbit structures. Okay, so ये fascia की specifications, fascia की extent, fascia की क्या क्या modifications हैं, orbital septum क्या चीज़ है, ये सब are important stuff. You should know that. Okay, now another very important topic here is the extraocular muscle. Now as the name indicates, the extraocular muscle, these are the muscles which are present outside the eyeball. eyeball के अंदर भी कुछ muscles हैं. There are some smooth muscles such as कुछ sphincters हैं, कुछ dilators हैं, but the muscles which are present outside the eyeball, they are known as extraocular muscles and they are very important. और ये muscles important इसलिए हैं क्योंकि इसकी movement अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती कौन क्या लग रहा है. So चलो आसान करके पढ़ने की कोशिश करते हैं. Now superior tarsal muscle is the deep portion of the levator palpebrae superioris. Now this is a muscle which is actually inserted into your upper eyelid और इसका काम है upper eyelid को ऊपर की तरफ move करना. Levator, levate करना. Palpebrae superioris मतलब ये जो eyelid है उसको move करना upper direction में, ऊपर की direction में. It elevates the upper eyelid. Then there is an inferior tarsal muscle which extends from the facial sheath of the inferior rectus and inferior oblique to the lower margin of the inferior tarsus. अब ये जो tarsal muscles है ना, they are basically attached to the eyelid. Inferior tarsal है तो it is attached to the inferior eyelid. आपकी eyelids है ना, you have two beautiful eyelids. यहाँ पे आपकी upper eyelid होगी, यहाँ पे आपकी lower eyelid होगी. तो upper eyelid को levate करेगा levator palpebrae superioris, और जो lower eyelid है इस पर जो muscle attach हो रहा है that is inferior tarsus muscle. Okay, तो ये दो मसल हो गए, सुपीरियर टार्सल मसल एंड इंफीरियर टार्सल मसल. एंड देन ऑर्बिटालिस का तो हमने जिक्र कर लिया ना, इट ब्रिजेस दिस इंफीरियर ऑब्लिक फिशर. इसका काम क्या है वी डोंट नो, बट इट्स अ मसल व्हिच इज एक्चुअली ब्रिजिंग अ गैप जो कि फेशिया से कवर नहीं होता. तो ये मसल्स तो हो गए, दे वर अबाउट द eyelid, so they were all associated with the eyelids and they are all the involuntary muscles. यानी they are actually not under your they are under your control. यानी अगर आप चाहें तो आप अपनी eyes close कर सकते हैं, आप अपने upper lid को और lower eyelid को close भी कर सकते हैं, open भी कर सकते हैं voluntarily, but they also have a very important and huge involuntary component. They are being controlled involuntarily. Okay, then there is a group of muscle which is purely voluntary and they are known as voluntary extraocular muscles. There are 4 recti. Now that is an important discussion. 4 rectus muscles हैं और उसके बाद 2 oblique muscles हैं, superior oblique and inferior oblique, और तीसरा ये actually हमने कर लिया, levator palpebrae superioris.
इसका वॉलंटरी कंपोनेंट। सो ये जो मसल है इसका इनवॉलंटरी कंपोनेंट भी है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, और इस मसल का वॉलंटरी कंपोनेंट ये रहा। अब देखो ये जो आई बॉल है ना, पहले तो इसकी मूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी इसी पे दिखा देता हूँ। सो आई बॉल की एक मूवमेंट है जो ऊपर की तरफ होगी, दिस इज सिंपली नोन एज एलिवेशन, ठीक हो गया। फिर एक मूवमेंट है जो नीचे की तरफ है, डिप्रेशन। एक वो मूवमेंट होगी आई बॉल की कि आई इस तरफ चली जाएगी, यू कैन सी ऑन द मीडियल साइड, दिस इज नोन एज एडक्शन। एक ये मूवमेंट होगी जिसको हम नाम देंगे एबडक्शन। तो ये चार मूवमेंट्स तो ये सिंपल है। इसके अलावा आई बॉल कैन ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे नोज होगी ना, दिस इज द मीडियल साइड, तो आई बॉल कैन ऑल्सो इंटरनली रोटेट टूवर्ड्स द नोज, दिस इज नोन एज इंटॉर्शन। क्या नाम देते हैं इस मूवमेंट को हम? इंटॉर्शन। एंड दिस आई बॉल कैन ऑल्सो रोटेट टू द आउटसाइड, दिस इज नोन एज एक्सटॉर्शन। तो ये 6 मूवमेंट्स आपको याद रखनी है। मैं एक डायग्राम देख रहा था, वो डायग्राम अगर मुझे दिख जाए, दिस डायग्राम, सो दैट्स द नॉर्मल आई, ओके। अगर आई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज नोन एज एडक्शन। क्या नाम देंगे इसको हम? दिस इज कॉल्ड एडक्शन। अगर आई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज नोन एज एबडक्शन। आई ऊपर मूव कर रही है, दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ द आई, दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ द आई। सिंपल है ये तो, एलिवेशन डिप्रेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर ना। आई बॉल कैन ऑल्सो रोटेट इंटरनली, दिस इज कॉल्ड इंटॉर्शन, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रोटेट एक्सटर्नली, इट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। एक और डायग्राम पे दिखाता हूं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मसल समझ में आएंगे। लुक एट द डायग्राम, दिस फॉर एग्जांपल इज द राइट आई, यहाँ पे नोज होगी, एंड दिस मूवमेंट इज सिंपली एडक्शन, दिस मूवमेंट इज सिंपली एबडक्शन, दिस इज एलिवेशन। अगर ऊपर जा रही है, दिस इज डिप्रेशन, ठीक है। अगर मीडियली रोटेट कर रही है, इंटॉर्शन, लेटरली रोटेट कर रही है, एक्सटॉर्शन। तो ये मूवमेंट समझ में आ गई। अब मूवमेंट समझ में आ गई तो मसल समझना बहुत आसान है। देखो, इफ दिस इज योर आई बॉल और ये प्यूपिल है, ऊपर से जो मसल लग रहा है इसको नाम देते हैं सुपीरियर रेक्टस, नीचे से जो मसल लग रहा है इसको नाम देते हैं इंफीरियर रेक्टस। मीडियल साइड से अगर मैं यहाँ नोज ड्रॉ कर देता हूँ तो मीडियल साइड से जो मसल यहाँ अटैच होगा दैट इज मीडियल रेक्टस, और लेटरल साइड से जो मसल अटैच होगा दैट इज कॉल्ड लेटरल रेक्टस। और इन चारों की अटैचमेंट से आपको इनकी मूवमेंट भी पता चलनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर द मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट, एडक्शन। सो मीडियल रेक्टस की मेन मूवमेंट है एडक्शन, लेटरल रेक्टस की मेन मूवमेंट है एबडक्शन। इस कॉन्सेप्ट के साथ जरा चार्ट देखते हैं। कोई एक चार्ट बनाया हुआ है इन्होंने जिसमें मसल्स की मूवमेंट बताई है। मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो वी टॉक अबाउट मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। मैंने आपको बताया कि मीडियल रेक्टस एडक्शन करेगा, लेटरल रेक्टस एबडक्शन करेगा। रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस इज योर आई बॉल, यहाँ पे मीडियल रेक्टस लग रहा है, अगर यहाँ पे नोज है तो ये मीडियल साइड है, इट विल कॉज एडक्शन। सो मीडियल रेक्टस एडक्शन, और लेटरल रेक्टस इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, दैट इज एबडक्शन। तो ये बात समझ में आ गई, इजी स्टफ। जो सुपीरियर रेक्टस है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आई बॉल को ऊपर मूव करवाएगा, यानी एलिवेशन। सुपीरियर रेक्टस का मेन जॉब है एलिवेशन। इट ऑल्सो कॉजेज स्लाइट एडक्शन एज वेल एज इंटरनल रोटेशन। ये इसकी 2 एडिशनल मूवमेंट्स हैं, ओके। और जो इंफीरियर रेक्टस है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी मेन मूवमेंट है ये आई बॉल को नीचे की तरफ करेगा, सो इट विल डिप्रेस द आई। Inferior rectus will depress the eye. It also rotates the eye laterally, extorsion, and also adducts. So slight adduction and lateral rotation of the eye, which means extorsion. ये movements भी through the inferior rectus होती हैं. So these are the 4 recti. ऊपर लगा हुआ superior rectus, नीचे लगा हुआ inferior rectus, medial side पे medial rectus, lateral side पे लेटरल रेक्टस, ओके। तो आपको मसल की अटैचमेंट, उसकी मूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका ऑर्बिट में मेन गेम सारा यही है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। लेट्स टॉक अबाउट द 4 रेक्टाई। ये अभी हमने डिस्कशन किया है। नाउ इन रेक्टाई का ओरिजिन देखते हैं। द 4 रेक्टाई मसल्स अराइजेस फ्रॉम अ कॉमन एनुलर टेंडन। होता ही है कि अगर मैं साइड पोज बनाऊं, ये आई बॉल है सपोज, और इसमें यूं एक मसल जाके लग रहा है लेटरल साइड पे लेटरल रेक्टस, ऊपर लग रहा है सुपीरियर रेक्टस, नीचे लग रहा है इंफीरियर रेक्टस, मीडियल उस तरफ होगा। ये जो सारे रेक्टाई मसल हैं, यहाँ एक एनुलर कार्टिलेजिनस तो नहीं कह सकता, फाइब्रस रिंग है। देयर इज अ फाइब्रस रिंग, उससे ये सारे ओरिजिनेट करते हैं और स्क्लेरा पे जाके अटैच होते हैं। सो डायग्राम पे दिखाता हूँ कहीं। सो फॉर एग्जांपल है, सो देयर इज अ फाइब्रस रिंग जिससे ये सारे मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। सुपीरियर रेक्टस भी है, मीडियल रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, एंड द लेटरल रेक्टस। ऑल रेक्टाई ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन tendinous fibrous origin and they attach on the sclera. So इस tendinous ring से जिसमें से ये recti originate होते हैं उसका नाम है ring of Zinn, ये इसको नाम दिया जाता है, okay? And all of them they attach on the sclera.
ऑब्लिक्स जो हैं, जो सुपीरियर ऑब्लिक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सराउंडिंग बोन स्फिनोइड प्राइमरली. इंफीरियर ऑब्लिक आल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग बोन प्राइमरली मैक्सिला, उसकी ऑर्बिटल सरफेस. एंड लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस अराइजेस फ्रॉम द ऑर्बिटल फिशर ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फिनोइड. सो ये इनकी ओरिजिन्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. इंसर्शन जितने भी रेक्टाई हैं, दे अटैच ऑन द स्क्लेरा ऑफ द आईबॉल, और स्क्लेरा पे अटैच होते हैं, इसीलिए आईबॉल को मूव कर सकते हैं. सो लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू. सो हियर फॉर नो दैट इज नॉट द रेलिवेंट डायग्राम. लेट मी सी इफ आई. सो इस तरह से देखें, ये अटैच होते हैं स्क्लेरा पे. दे अटैच, दिस इज द स्क्लेरा, दे डायरेक्टली अटैच ऑन द आईबॉल स्क्लेरा, इसीलिए तो ये मूव करते हैं. सुपीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा आईबॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा. सो इनकी अटैचमेंट स्क्लेरा पर है. ठीक है, एट द कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन बेसिकली. अच्छा, सुपीरियर ऑब्लिक, तो 4 मसल्स जो हैं उनको हम कह रहे हैं दे आर रेक्टस मसल, दे आर स्ट्रेट मसल. 2 मसल जो है वो ऑब्लिक है. उसका रीजन ये है क्योंकि उनका जो रूट है वो ऑब्लिक है. आई मीन इफ यू सी हियर, दैट इज द मीडियल साइड. यहाँ पे नोज है, रिमेंबर दिस इज द मीडियल रेक्टस. तो मीडियल साइड पे एक पुली है ऑफ द ऑर्बिटल फेशिया, ये बात हमने की थी ना. ऑर्बिटल फेशिया एक पुली बनाता है जिसमें से सुपीरियर ऑब्लिक पूरा हैंग करके इस तरह करके यहाँ अटैच होता है. एंड द इंफीरियर ऑब्लिक ऑल्सो गोज ऑब्लिकली टू बी अटैच्ड ऑन द आई बॉल. सो बोथ ऑफ देम हैव ऑब्लिक कनेक्शंस. ये स्ट्रेट नहीं है, दीज मसल्स आर नॉट कमिंग स्ट्रेट. जैसे ये आ रहा है, देखिए, सुपीरियर रेक्टस स्ट्रेट, इंफीरियर रेक्टस स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, लेटरल रेक्टस स्ट्रेट, मीडियल रेक्टस स्ट्रेट. ऑब्लिक मसल्स यूं घूम के आगे अटैच होते हैं, इंफीरियर ऑब्लिक भी घूम के आगे अटैच होता है. सो बोथ ऑफ देम अटैच इन अ वेरी कर्व्ड मैनर. तो जो सुपीरियर ऑब्लिक है, उनकी हमने ओरिजिन तो देख ली, इंसर्शन सुनिए. सुपीरियर ऑब्लिक का जो टेंडन है, इट पासेस थ्रू द फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली. ये जो पुली है मैं जिसका जिक्र कर रहा था, दैट्स द पुली ऑफ द फेशिया ऑफ द ऑर्बिट, राइट, एंड इज अटैच्ड टू द ट्रॉक्लियर फोसा ऑफ द फ्रंटल बोन. इस जगह पर जहां पर पुली है, द टेंडन देन पासेस लेटरली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड below the superior rectus. It is inserted into the sclera. ये भी eyeball पे अटैच हो रहा है, behind the equator of the eyeball, between the superior rectus and the lateral rectus. So lateral side पे ये जाता है and जाकर के sclera ही पे अटैच होता है. इस मसल का एक्शन इंटरेस्टिंग है. Let me find a relevant diagram so that you understand the muscle of superior oblique. Superior oblique जब contract होगा, देखिए इसका स्ट्रेट एक्शन नहीं है. सुपीरियर रेक्टस का स्ट्रेट एक्शन था, ऊपर अटैच होता है, ऐसे ऊपर उसको खींच लेता है आई बॉल को. सो सुपीरियर रेक्टस इज इन्वॉल्वड इन एलिवेशन ऑफ द आई, इंफीरियर रेक्टस इज इन्वॉल्वड इन डिप्रेशन. लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक यूं, चूंकि अगर ये मीडियल साइड है तो वो यूं आकर के और यहाँ पीछे जाके अटैच हो रहा है. तो जब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट विल नंबर 1 कॉज डिप्रेशन ऑफ द आई बॉल, abduction of the eyeball, and also a little rotation of the eyeball. So if you look at the superior oblique muscle, it depresses the eyeball, it abducts the eyeball and medially rotate in torsion. So ये medially rotate कर रहा है, abduct कर रहा है और depress कर रहा है. तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. आसान हो जाएगा ये अगर आप उसकी लोकेशन याद रखेंगे. जिस तरह वो अटैच हो रहा है पीछे जाकर, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आई को इधर खींचेगा और नीचे की तरफ पुल करेगा. सो दैट्स द जॉब ऑफ द सुपीरियर ऑब्लिक. अब जो इंफीरियर ऑब्लिक है वो कहाँ अटैच होता है, उसकी इंसर्शन कहाँ है? इट्स फ्लैशी थ्रू आउट, इट पासेस लेटरली अपवर्ड एंड बैकवर्ड बिलो द इंफीरियर रेक्टस एंड देन डीप टू द लेटरल रेक्टस. द इंफीरियर ऑब्लिक इज इंसर्टेड क्लोज टू द सुपीरियर ऑब्लिक, a little below and posterior to the lateral. So ये भी लेटरल साइड पे जाकर के अटैच हो रहा है. और इसकी मूवमेंट देखें क्या है. जो इंफीरियर ऑब्लिक मसल है उसका भी आपको मूवमेंट प्रोफाइल याद रखना है. ये मूव करता है. सुपीरियर ऑब्लिक एक्चुअली सुपीरियर है तो सुपीरियर नहीं लेके जाता आई बॉल को, नीचे लेके जाता है, डिप्रेस करता है. इसका बिल्कुल इन्वर्ट है. जो इंफीरियर ऑब्लिक है वो एलिवेट करता है आई को, वो भी एबडक्ट करता है आई को, और वो लेटरली रोटेट करता है. सो इफ यू लुक एट द चार्ट हियर, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेट्स द आई बॉल, abducts the eyeball and extorsion, lateral rotation. So kind of opposite movement है. Inferior oblique एलिवेट करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेस करेगा, दोनों एबडक्ट करेंगे. सुपीरियर ऑब्लिक मीडियल रोटेशन, इंफीरियर ऑब्लिक लेटरल रोटेशन. थोड़ा याद बात करना पड़ेगा यार, थोड़ा देखें वीडियो को, याद करें इन चीज़ों को, ठीक है. लेकिन ये 6 के 6 मसल्स इंपॉर्टेंट है, इनकी मूवमेंट्स पूछी जाती हैं. अब इनकी नर्व सप्लाई क्या है? द सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय द 4th cranial nerve. The lateral rectus is supplied by the 6th cranial nerve, which is abducens. और ये याद रखना एक्चुअली आसान है. देखो लेटरल रेक्टस जो है ना वो एबडक्शन करवाता है, ये बात आपको याद है. तो एबडक्शन, इसीलिए तो इसका नाम एबड्यूसेंट है. एबडक्शन, एबड्यूसेंस,
sixth cranial nerve, lateral flexor, abduction, abducens. You can actually remember it. बाकी जितने भी extraocular muscles हैं, which are superior and inferior medial recti, inferior oblique, and part of the levator palpebris superior, they are all supplied by the third cranial nerve. Okay, so इन दो की special nerve supply है. Superior oblique is by 4 and lateral rectus is by abducens, बाकी सब by the oculomotor. Okay, very important discussion this was. Okay, अब actions हम actually कर चुके हैं कि आई बॉल के actions क्या क्या हैं, and मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ. If this is your eyeball, if it is going up, elevation, going down, depression. Medial side, if this is the nose, so that's the medial side, adduction. Lateral side, abduction. Rotation in this direction, medial rotation, intorsion. Lateral rotation, extorsion. And if you remember this diagram, you remember all the muscles. आपको कोई मसला नहीं होगा ये muscles की movement याद रखने में, और ये पूरा टेबल समझो आपको याद हो जाएगा. किधर गया? Where is the table? ये सारा टेबल आपको याद हो जाएगा if you remember this diagram. Okay, and यहाँ इन्होंने भी डिफरेंट तरीकों से बताया हुआ है. Now I can tell you, मुझे अगर मैं आपसे इस डायग्राम में ये पूछूं कि where is the medial axis, by looking at the pulley of the superior oblique, I can tell this is the medial side because this pulley is on the medial side. So I mean you should be able to actually identify these things. Okay, ये सारी मूवमेंट्स इन्होंने यहाँ बताई हैं. What is medial मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ. That's a good diagram. अगर आपको ये डायग्राम देखनी है और इसको समझना है और इसको कोरिलेट करना है अभी जो हमने पढ़ा उसके साथ. सो दैट्स द नॉर्मल. अगर आईज मूव हो रही हैं, इफ दे आर मूविंग अप, दे आर बीइंग एलिवेटेड, सो दैट्स द जॉब ऑफ द सुपीरियर रेक्टाई मसल. तो दोनों सुपीरियर रेक्टाई और इंफीरियर ऑब्लिक ये काम करेंगे इफ दे आर both contracting together, so you will look upward. So looking upward is the profile of these muscles. ठीक है, looking downward is the profile of these two muscles. एक तो inferior rectus है और दूसरा superior oblique है. याद रहे कि नाम में superior है लेकिन आंखों को लेके जा रहा है inferior, depress कर रहा है. नाम में inferior है लेकिन eyes को लेके जा रहा है superior, elevate कर रहा है. So upper movement of the eyeball, lower movement of the eyeball, muscle profiles. बिल्कुल इसी तरह आपको अब फिर ये याद रखना है कि if you are, this is very interesting, each and every eyeball, अगर दोनों superior recti contract करेंगे सिर्फ, without the contraction of the inferior oblique, then this will be the direction. Eyes will be up slightly medially. Inferior साथ में जब oblique contract करता है तो you look straight up. So that's a good diagram to actually identify कि अगर सिर्फ एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा. अगर दोनों मसल से, जैसे ये है inferior recti, only inferior recti की कॉन्ट्रैक्शन इस पोजीशन में लाई गया इसको, लेकिन अगर inferior recti और superior recti अलग अलग मूव कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, so that's the position. But if they combine with their oblique counterpart, यानी superior recti अगर inferior oblique के साथ मूवमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो I will look straight up, जैसे कि यहाँ दिखाया है, superior rectus with inferior oblique. बिल्कुल इसी तरह inferior rectus अगर superior oblique के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, then this will be the profile, inferior rectus with superior oblique. Medial rectus takes the eye here, lateral rectus takes the eye there. Medial rectus अगर इस eye का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर, और अगर इसका भी medial साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर. So I mean that's an interesting diagram, very conceptual. तब समझ में आएगा जब मसल की मूवमेंट्स आप अच्छे से समझेंगे. दिस इज योर आई बॉल. ऊपर जो मसल लग रहा है दैट इज सुपीरियर रेक्टस. नीचे जो मसल लग रहा है इंफीरियर रेक्टस. मीडियल साइड पे जो मसल लग रहा है मीडियल रेक्टस. लेटरल साइड पे जो मसल लग रहा है लेटरल रेक्टस. ऐसे घूम के पीछे जो मसल जाके लग रहा है सुपीरियर ऑब्लिक. नीचे से जो पीछे जाके लग रहा है घूम के इंफीरियर ऑब्लिक. नाम सुपीरियर ऑब्लिक है लेकिन आई को डाउनवर्ड मूव करेगा. नाम इंफीरियर ऑब्लिक है लेकिन आई को अपवर्ड मूव करेगा. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. दोनों सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक एबडक्शन करवाएंगे. दे विल बोथ कॉज एबडक्शन, लेकिन इनमें से एक मीडियल रोटेशन यानी इंटॉर्शन कराएगा और एक एक्सटॉर्शन. सो वॉच माय वीडियो अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मसल्स कॉजेज स्क्विंट or strabismus, which may be concomitant or paralytic. Concomitant squint is congenital. ये हम पढ़ेंगे जब ये हम normally डिस्कस करेंगे, but at the moment the point is कि इन मसल्स की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जरूरी है. देखें ये वाली डायग्राम दोबारा चल के देखते हैं. वेयर इज दिस वन? सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, देखें अगर सुपीरियर रेक्टाई काम कर रहे हैं और इंफीरियर ऑब्लिक काम नहीं कर रहा तो आप सही से ऊपर नहीं देख सकेंगे. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर कोई मसल काम नहीं करेगा ठीक से, देन यू विल हैव स्क्विंट. आपकी एक आंख कहीं जा रही है, एक कहीं जा रही है, इस तरह का मसला होगा. निस्टैग्मस इज characterized by involuntary rhythmical oscillatory movement of the eye.
This is due to incoordination of the ocular muscles. It may either be due to vestibular, cerebellar, or so many other problems. So, these are the problems when we discuss embryology and pathology in medicine. तब ये बात करेंगे. इस वक्त ये जो information आपको दी है ना, हंसते खेलते सुन लिया, हंसते खेलते मैं बोल गया. It's very important and very complicated information actually, जो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं. तो आई होप आप इसमें फंसेंगे नहीं एंड इजीली यू अंडरस्टैंड. मैं आपको बता रहा हूँ, रिमेंबर की डायग्राम, हर मसल की इंसर्शन और उस मसल की मूवमेंट, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, राइट. द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई हैव टू डिस्कस इज आई थिंक द वेसल्स ऑफ द ऑर्बिट. के ऑर्बिट के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं. तो बेसिकली एक ही वेसल है जो आपको याद रखनी है, नाम उसका है ऑप्थेल्मिक आर्टरी. इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस एंड रूट्स एंड कोर्सेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ऑप्थेल्मिक आर्टरी, बेसिकली ऑप्थेल्मिक आर्टरी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप सिर्फ ये डायग्राम याद कर लें देन आई मीन यू आर गुड. आपको सारा आर्टेरियल ट्री इसमें समझ में आ जाएगा. कैन यू टेल मी इस डायग्राम को देख करके व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट. ये लेटरल साइड है या मीडियल साइड है? सो यू शुड बी एबल टू टेल मी दिस इज द लेटरल साइड. क्यों? बिकॉज यहाँ पे यू आर सीइंग दिस पुली और ये सुपीरियर ऑब्लिक इस पुली में से गुजरता है. सो दैट हैज टू बी द मीडियल साइड बिकॉज पुली इज ऑन द मीडियल साइड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंट योरसेल्फ. दिस इज द फ्रंट ऑफ द ऑर्बिट एंड दिस इज द बैक ऑफ द ऑर्बिट. और बैक ऑफ द ऑर्बिट के साथ लेटरल साइड इस तरफ है और मीडियल साइड इस पुली की वजह से इस तरफ है. सो यू सी दिस इंटरनल कैरोटिड. इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है अलॉन्ग विद द एक्चुअली इंफीरोलेटरल टू द ऑप्टिक नर्व, ये बढ़ती है टुवर्ड्स द आई बॉल और फौरन ये एक ब्रांच देती है विच इज़ द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना. और ये आर्टरी मेन कंटिन्यू करती है ऑन द लेटरल साइड. लेटरल साइड पे इट गिव्स ऑफ अनदर मेजर ब्रांच विच इज़ द लैक्रिमल ब्रांच. तो ये इसकी लैक्रिमल ब्रांच निकलती है और फिर ये आर्टरी कंटिन्यू करती है ऑन द मीडियल साइड. मीडियल साइड पे इट गिव्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस. फॉर एग्जाम्पल इट गिव्स ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच, इट गिव्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल ब्रांचेस and then it gives off dorsal, nasal and supratrochlear. तो यहाँ ये आर्टरी बेसिकली आकर के टर्मिनेट हो जाती है into these two terminal branches. तो ये जो ब्लैक में मार्क हुआ है this is the root of the ophthalmic artery. तो मेजर जो इसकी ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं. वन इज द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, दिस वन. देन यू सी द ब्रांच ऑन द लेटरल साइड, द बिग वन, लैक्रिमल. और फिर और बहुत सारी ज़ाहिर लैक्रिमल की अपनी ब्रांचेस हैं. ये जो लैक्रिमल आर्टरी है पूरी, दिस इज ऑल द लैक्रिमल आर्टरी. इसकी फिर एक ब्रांच है रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच. देन देयर इज zygomatic-temporal, zygomatic-facial, the lacrimal branches. और ये जो central artery of retina है, it goes towards the retina obviously. Then the posterior ciliary, which is a branch from the ophthalmic artery, it gives a few branches as well, such as anterior ciliary, and the main branch itself gives a lot of branches such as supraorbital, and then the posterior and anterior ethmoidal, and then the terminal branches. So ये easy है. देख के diagram complicated लग रही है, but overall it's very easy. So if we want to read it, the ophthalmic artery is the branch of the cerebral part of the internal carotid. It gives off medial. It is given off medial to the anterior clinoid process close to the optic canal. So it basically arises from the internal carotid. Right. Course and relation. The artery enters the orbit through the optic canal inferolateral to the nerve. And both the artery and the nerve lie in the common dural sheath. तो यहाँ पे ड्यूरामेटर की एक शीथ है जिसके अंदर ये दोनों है, आर्टरी भी और नर्व भी. In the orbit, the artery pierces the durameter, ascends over the lateral side of the nerve. It then runs forwards and medial. ये important नहीं है. It terminates near the medial angle of the eye by dividing into supratrochlear and dorsal nasal branches. So this is the medial side, supratrochlear branch and the dorsal nasal branch. This is the termination of the ophthalmic artery. So ये रूट है ophthalmic artery का और medial side पे आके ये यहाँ terminate हो जाती है इन दो branches में. Easy peasy stuff. While still in the dural sheath, it gives off central artery of retina. और central artery of retina आपको पता है, it goes towards the retina. That's simple stuff, okay? The central artery of retina is the first and the most important branch of the ophthalmic artery because it is an end artery. ये block हो गई तो काम खराब हो गया, दिखेगा नहीं. It first lies below the optic nerve. It pierces the dural sheath of the nerve. ये सब important नहीं है. It's an end artery. That's important point. Because if this artery is blocked because of any thrombus or any other problem, the blood supply to the retina is disturbed and the person will not be able to see. Okay, occlusion of the artery leads to blindness. That's why it's very important. Now branches arising from the lacrimal artery
अब ये इसने एक मेन लेक्रिमल आर्टरी दी है ऑन द लेटरल साइड. दिस लेक्रिमल आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं. ऊपर डायग्राम में हम देख चुके हैं. ज़ैगोमेटिक की तरफ जा रही हैं. ज़ैगोमैटिकोफेशियल, ज़ैगोमैटिकोटेम्पोरल, also supplying the recurrent meningeal branch and some muscular branches. So you see the lacrimal branch here, and ये branch निकल रही है, ये branch निकल रही है, ये branch निकल रही है. So that's an easy stuff to look at the diagram and just understand what's happening. Main trunk में से क्या क्या branches निकल रही हैं? There is a posterior ciliary, supraorbital, supratrochlear, anterior posterior ethmoidal. ये सब मैं आपको actually दिखा चुका हूँ, और फिर ये अपने terminal branches में divide हो जाएगा. Anterior posterior ethmoidal, and that for example is the supraorbital, then supratrochlear and dorsal nasal. Okay, easy, no problem. Lymphatics, preauricular parotid lymph nodes में जाएगा. Simple, simple, simple. Life is easy when things are simple. Okay, now let's talk about the nerves of the orbit. Now एक मैं आपको यहाँ मैसेज दे दूँ, वो ये कि these are all cranial nerves which are in the orbit. और क्रेनियल नर्व्स पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है. सो मैं न्यूरो एनाटमी स्नेल से पढ़ा रहा हूँ, और न्यूरो एनाटमी की प्लेलिस्ट में मेरी जाके क्रेनियल नर्व्स की वीडियो आप देख लीजिए. तो आपको सेकंड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इनकी सारी ब्रांचेस, इवन सीलियरी गैंग्लियन, इन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. एंड आई थिंक यू शुड रीड दैट बिकॉज एंड वॉच द वीडियो, बिकॉज वहाँ से जो आपकी क्रेनियल नर्व की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, then you will master the cranial nerves. यहाँ पे cranial nerves का सिर्फ एक छोटा सा component बताया हुआ है, सिर्फ वो पार्ट बताया हुआ है जो ऑर्बिट में है, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट है cranial nerve का, that is present in my playlist of cranial nerves. Okay, so anyways, इसको देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है. ऑर्बिट में ये सारी nerves हैं, nerve number 2, 3, 4, 5 की branches and 6, also some sympathetic branches and a ganglion which is the ciliary ganglion. Okay, so second nerve first. Optic nerve is the nerve of the sight. इसे आप देखते हैं obviously. It is made up of axons in the ganglionic layer of the retina. So if this is your eyeball, यहाँ पे retina है, यहाँ पे cell bodies, उन सब के axon मिलकर ये nerve बनाते हैं जिसका नाम optic nerve है. ठीक है. So it enters the optic canal, और फिर middle cranial fossa से निकल के optic chiasma, brain के साथ इसका connection, ये सब हमने डिस्कस किया है जब हमने cranial nerves डिस्कस किए एक अलग वीडियो में. The nerve is about 4 cm, out of which 25 mm is intra-orbital and 5 mm is intracanalicular. यार ये important नहीं है, so don't worry about it. Now relations in the orbit. At the apex of the orbit, the nerve is closely surrounded by the recti muscle. Ciliary ganglion lies between the optic nerve. Actually, to be honest, if you ask me, all these relations are also not high yield. There are about 1.2 million myelinated fibers in each optic nerve, out of which 53% cross the optic chiasma. Again, not very important information. It's actually not a nerve, but rather a tract, because there is no myelination. So that is an important concept. There is no neurolemal sheath. It is actually a tract. Developmentally, the optic nerve and the retina are direct prolongation of the brain. So they are directly part of the brain. Optic nerve is just like ascending tract, descending tract. It's a tract. It's a tract-like structure. Okay, right. So, optic nerve में और क्या बात याद रखनी है यार? ये optic neuritis we'll discuss when we are discussing the pathology. So basically अगर आप मुझसे पूछें ना, तो nerves of orbit का जो content आपको याद रखना है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी nerves orbit में होती हैं, और मेजर कुछ बातें हैं जो हम साथ साथ देखते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी. फॉर एग्जाम्पल द सीलियरी गैंग्लियन, ये क्या है? सीलियरी गैंग्लियन इज अ पेरिफेरल parasympathetic ganglion. So number one, it's a parasympathetic ganglion placed in the course of the oculomotor nerve. So जो third nerve है उसके रास्ते में है ये, ठीक है? It lies near the apex of the orbit between the optic nerve and the tendon of the lateral rectus muscle. So that's the location, right? And it's something that you have to remember. इसमें कौन कौन से fibers हैं, कौन कौन सी nerve roots हैं, क्या क्या है? इसमें parasympathetic fiber है, इसमें sensory fiber है, और इसमें sympathetic fiber है. तो ये तीन तरह के fibers हैं जो ciliary ganglion को या क्रॉस करते हैं या उसमें synapse करते हैं. So parasympathetic जो part है उसके बारे में सुना है. Their root arise from the nerve to the inferior oblique. It contains preganglionic fibers
that begin in the Edinger-Westphal nucleus in the higher centers. The fibers relay in the ciliary ganglion, and the postganglionic fibers arising from the ganglion pass through the short ciliary nerve and supply the sphincter pupillary and ciliaris muscle, which basically control the accommodation. यानी जब आप दूर की चीज़ देखते हैं तो आपके लेंस का साइज चेंज हो जाता है, जब आप नज़दीक की चीज़ देखते हैं तो आपका लेंस का साइज चेंज हो जाता है. So this is the ciliary ganglion. ये है eyeball. This ciliary ganglion is receiving pre-ganglionic पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, और वो इस गैंग्लियन में आके देखें यहाँ साइनॉप्स हो रहा है, और जो अगला न्यूरॉन निकल रहा है दैट इज द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर. सो देयर इज अ प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, देयर इज अ पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन साइनैप्सिंग इन द सिलियरी गैंग्लियन जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं. किस नर्व में प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आ रहे हैं? दैट्स नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक. किस नर्व में पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जा रहे हैं? दैट्स द शॉर्ट सिलियरी नर्व. ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लाइफ आसान हो गई. प्री गैंग्लियनिक in the nerve to inferior oblique, synapse in the ganglion, postganglionic in the short ciliary nerve. तो ये पूरा pathway हो गया parasympathetic pathway. Okay, red dots. Now there are also sensory root which comes from the nasociliary nerve. It contains 7 sensory fibers to the eyeball. Pain vein के fibers here. The fibers do not relay in the ganglion. They do not relay, they immediately go. So the sensory root is directly to the eye. They are not relaying, they are not synapsing with anything in the ganglion. So they're just passing through the ganglion. Then there are sympathetic portion, and iske fibers कहाँ से आते हैं? थ्रू द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस. इट कंटेन्स द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, क्योंकि ये पहले ही साइनैप्स कर चुका है इन द प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया. तो यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे. दे अराइज फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जहाँ साइनॉप्स हो चुका है at the level of usually T1, and they pass out of the ciliary ganglion without relay because ये already post ganglionic fiber है, तो ये यहाँ पे क्यों synapse करेंगे. And then they supply the blood vessels of the eyeball to constrict them or dilate them via the short ciliary nerves. They also supply the dilator pupillae muscle. So look at this blue dotted line, that's the sympathetic root, and it's coming not synapsing. देखें parasympathetic ने तो यहाँ synapse किया था preganglionic और postganglionic fiber ने, but sympathetic root भी synapse नहीं करता, and it goes towards the eye in the short ciliary nerve, also along the blood vessels to the eyeball. Okay, तो ये सिलियरी गैंग्लियन का आपको मेजर रोल पता होना चाहिए. इट्स अ रिले सेंटर फॉर पैरासिम्पैथेटिक रूट, एंड इट्स अ ट्रांसपोर्ट सेंटर, जस्ट इसमें से गुजर जाते हैं, कंडक्शन सेंटर फॉर द सिम्पैथेटिक एंड द सेंसरी फाइबर्स. Okay, now the ganglion gives off 8 to 10 short ciliary nerves which divide into 15 to 20 branches, and then they pierce the sclera around the entrance of the optic nerve, and they contain fiber from sympathetic, from parasympathetic, and from sensory nerve endings. Okay, then the oculomotor nerve, which is nerve number 3, that is also present in the orbit. It is amongst the content of the orbit. You see there is an oculomotor nerve going to the orbit, and it is supplying to very important structures. So look here, nucleus at the level of superior colliculus of the midbrain lies midbrain and the pons, lateral wall of the cavernous sinus. ये nerve का पूरा root है. Then the superior orbital fissure in the orbit, it gives a small upper branch which supplies superior rectus and half of the levator palpebrae superioris, and the lower which supplies medial rectus, inferior oblique. Remember this, guys. ये आपको याद रखना है कि what are the territory of oculomotor nerve. Then the trochlea, और उसका flow chart ये रहा. Trochlear की क्या हिसाब किताब है भाई? Nucleus at the level of the inferior colliculus. So इसका जो cell body का accumulation है, that's inferior colliculus. It courses around the midbrain, then lateral wall of the cavernous sinus gets to the orbit by the superior orbital fissure, supplies the superior oblique muscle, SO4 sulfate, SO4 superior oblique supplied by fourth cranial nerve. Okay, superior oblique, trochlear nerve, easy peasy stuff, right? Then the abducent will cause abduction, and abduction is the job of the lateral rectus supplied by the sixth cranial nerve. So lateral rectus, this is lateral rectus supplied by the sixth cranial nerve. For the details of cranial nerves, their origin, their nuclei, please refer to my video on cranial nerves. Okay, तो ये सारी cranial nerves के अलावा और कौन सी बच गई? Fifth cranial nerve की branches. The branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve.
Following are the branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. There are frontal branches, nasociliary branches, lacrimal branches supplying these structures. So just simply remember them, okay? This is a very complicated figure to remember. The fifth cranial nerve, उसकी बहुत सारी branches जो different structures को supply कर रही हैं. My suggestion would be to go through my video of मैं link दे देता हूँ इस actually video के description में. तब बार बार कह रहा हूँ कि वो देख लो तो आपके पास link होना चाहिए. तो ये सारा जो discussion है मैं यहाँ पे repeat नहीं कर रहा. So that discussion will be already covered in the cranial nerve videos, okay? So maxillary division की कुछ branches हैं, infraorbital. So let's not complicate this topic further, okay? So जो fifth cranial nerve है, watch it from my video on the cranial nerves. अच्छा जी, sympathetic nerves of the orbit. Sympathetic nerve arises from the internal carotid plexus and enter the orbit through the following sources. Dilator pupillary of the iris is supplied by the sympathetic nerve that pass through the ophthalmic nerve, nasociliary nerve, and its long ciliary branches. Other sympathetic nerves enter the orbit by a plexus which surrounds the ophthalmic artery, a direct branch of the internal carotid plexus which passes through the superior orbital fissure. Actually ये सब ना भी याद रखो यार, it's fine. बस इतना याद रखो कि there is a lot of sympathetic supply into the orbit, okay? Right. So that was a little dry chapter, a little boring chapter, but मेरा point ये है कि जिन चीज़ों पे emphasize किया ना भाई, वो चीज़ें लाजमी याद रखनी है, ठीक है? जिन चीज़ों को कह रहा हूँ कि कहीं से देख लो तो उसकी वजह है जो कह रहा हूँ, तो वहाँ जाके देख लो, okay? Right, केस क्या दिया है इन्होंने, ये देखें. Now, a hypertensive and diabetic lady with high cholesterol and lipids develops sudden blindness. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Fat embolism, central artery to retina block हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है. देखते हैं. What has caused the blindness in this particular case? Hypertension causes erythematous changes in the arteries. Most of the nervous layers of retina are supplied by the single end artery with no anastomosis. And if because of the fat embolism, high blood pressure, the central artery of retina is blocked, the person is blind. So that's the reason. Name the other end arteries in the body. There's so many places. Inner ear में labyrinthine artery है. Coronary arteries are technically end arteries. Central branches of the cerebral arteries, kidney, spleen में. So there are so many locations in the body where you have end arteries. ज़्यादातर locations of the body पे there is collateral circulation, okay? So that's basically all about the contents of the orbit. Very important are the muscles and their function, and all the very best. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैसेज करके पूछ लो, ठीक है? फिर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. बहुत जल्द अपना ख्याल रखना.